प्रिय विद्यार्थियों, मैं तेजेंद्र सिंह आपके अपने अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आप परिवार के सदस्य नहीं बने तो परिवार के सदस्य बन जाइए। बेल आइकन दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का पता चल सके। और यदि आपको लगे कि हाँ, इस वीडियो में काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिले हैं और कुछ नया मिला है, आपके अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आपका ये आने वाले डीएसएसबी और रिट में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यू आपके साथ बने रहेंगे कंटिन्यू। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और आप यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करेंगे। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है। मतलब आत्मसम्मान इनके सेल्फ रेस्पेक्ट यहाँ पर कौन सी अवस्था होती है जिसमें दिखाई देता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो यदि हम बात करें आत्मसम्मान की जो भावना दिखाई देती है वो हमें किस में दिखाई देती है? सबसे ज्यादा किशोरावस्था, एडल्सेंस में दिखाई देती है। तो किशोरावस्था में क्या होता है? हमारी आत्मसम्मान की भावना का विकास, या उसमें सबसे ज्यादा हमें इस चीज को दिखाई देता है या पाया जाता है किशोरावस्था में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप व्यक्त करने वाला शब्द। यानी कि जो किशोरावस्था होती है, एडल्सेंस होती है, एडल्सेंस में यहाँ पर सबसे ज्यादा जो हम लोग दिखा सकते हैं, बताते हैं वो कौन सी अवस्था होती है, व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा है यहाँ पर? तो यहाँ पर विकास, समायोजन, परिवर्तन या अस्थिरता। तो इसमें आप बताएंगे कौन सा शब्द है जो सबसे ज्यादा इस चीज को दिखाते हैं। यदि हम बात करते हैं विशेषता रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है, यहां पर जो यदि बात करते हैं, इसमें परिवर्तन सर्वाधिक देखने को मिलता है। यहां पर क्या मिलता है? परिवर्तन। किशोरावस्था में परिवर्तन की स्थिति, परिवर्तन हमें सबसे अधिक देखने को मिलता है। क्या मिलता है? परिवर्तन किशोरावस्था की विशेषता के रूप में देखने को मिलता है, किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एडल्सेंस। एडल्सेंस एक पुस्तक है, तो उसके लेखक का नाम बताएंगे। स्टैनले हॉल, हरलॉक या फ्रॉयड या एडलर। तो यहाँ पर एडल्सेंस की यदि बात करें, सबसे जो ज्यादा वैल्यू दी जाती है एडल्सेंस की, स्टैनले हॉल को। तो यहाँ पर एडल्सेंस नामक पुस्तक के लेखक जो है स्टैनले हॉल है। कौन है यहाँ पर? स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल को इसमें यहाँ पर इसके लेखक के रूप में जाना जाता है, याद रहेगा। बात करते क्वेश्चन नंबर 4। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है। यदि हेल्दी बॉडी होगी, हेल्दी माइंड होगा। हेल्दी माइंड कब होगा? और हेल्दी माइंड किस चीज के लिए शो करता है? कौन सी चीज यहाँ पर शो करती है हेल्दी माइंड के लिए? तो वो आपको बताना है। सहनशीलता, सामंजस्य की योग्यता, आत्मविश्वास या अपरिपक्वता। यदि हम बात करें यहाँ पर, अच्छा लक्षण नहीं है, यहां पर नहीं की बात कर रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, हेल्दी माइंड, ठीक है, नहीं है। वो कौन सी चीज है यदि बताता है, वो कौन सी चीज यहां पर हमें बताता है हेल्दी माइंड नहीं है? तो देखिए, सहनशीलता तो बताएगी कि हाँ हेल्दी माइंड है, वो तंदुरुस्त है, ठीक ठाक है। सामंजस्य की योग्यता भी बताएगी, हाँ व्यक्ति अच्छा है, हेल्दी है। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिक दिखाते हैं। अपरिपक्वता क्या होती है? यानी कि इमेच्योरिटी, जब आप इमेच्योरिटी वाले काम करते हैं या इमेच्योरिटी वाले कार्य एक दूसरे के साथ एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि क्या है, अचानक से आपने मम्मी बैठी और मम्मी के पीछे से आपने कुर्सी हटा दी, चेयर हटा दी, तो वो क्या होगा? एक इमेच्योरिटी वाली, मम्मी को चोट लग सकती है। या फिर आपने देखा अपने जो बहन है, सिस्टर है, तो आपने जैसे वो बैठी तो आपने क्या किया? उसके हाथ पे तुरंत एकदम गर्म गर्म कटोरी या कप रख दिया, तो उससे क्या हुआ? उसकी उंगली जल गई। तो ये इमेच्योरिटी की साइन होते हैं। तो इस मेच्योर जो होते हैं, तो आप क्या होगा, यदि आप बड़े भाई और छोटे भाई बहन या कोई बच्चा इस तरह की कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो आप उसे डांटोगे या फिर उसे मना करोगे, रोकोगे। तो ये क्या होती है? मेच्योरिटी की बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक है। बालक जो होते हैं, चाइल्ड होते हैं, उसके मानसिक स्वास्थ्य में, यानी कि उसके, ठीक है, मेंटल हेल्थ में, यहां पर मेंटल हेल्थ में बाधा डालता है। तो यहां पर बाधा डालने वाला कौन सा कारक है? वंशानुक्रम का प्रभाव, परिवार का विघटन, शारीरिक दोष या उपरोक्त सभी।
देखिए यदि बात करें मानसिक स्वास्थ्य में, यदि हेल्दी माइंड बनाना है हमें, तो हेल्दी माइंड के लिए हमें क्या होना चाहिए, उसे अच्छे वंशानुक्रम में होना चाहिए, परिवार का विघटन भी होता है। अक्सर आपके मम्मी पापा साथ रहते हैं और मम्मी पापा अचानक से लड़ाई झगड़ा हो जाए और दोनों अलग अलग हो जाए, तो आपको क्या होगा, आपको कि खाना कौन बनाएगा, पैसे कौन देगा, कहाँ से आएगा, स्कूल कौन लेके जाएगा, तो ये सारी आपको घटनाएं घटने लगती है, मन में विचार आने लगते हैं। तो इस तरीके जब घटनाएं आने लगती है तो ये किस चीज़ को शो करती है, ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करती है। तो इस तरीके से क्या हुआ, सारे हो गए आपके मानसिक स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करने वाले या बाधा डालने वाले उपरोक्त सभी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की उपयुक्त विधि है। यानी कि जो विद्यालय से बालक पलायन कर जाते हैं, मतलब स्कूल से भाग जाते हैं, स्कूल से भाग जाते हैं, भाग जाने वाले जो बच्चे होते हैं वे क्यों भागते हैं, उसका क्या कारण होता है, तो यहाँ पर उन बच्चों को जानने के लिए आप क्या करोगे, उन्हें कैसे पता करोगे कि उनका क्या कारण रहा है, क्यों वो भाग रहे हैं, क्यों स्कूल में कक्षा में नहीं पढ़ाई कर रहे, बराबर कक्षा में नहीं आते हैं, या फिर उनका छोड़ देना क्या कारण है। अक्सर आपने भी देखा होगा और मेरे साथ भी हुआ है कि कुछ बुरी संगत के दोस्त, बुरा संगत जब आपको मिल जाती है, बुरी संगति मिल जाती है, तो उसमें क्या होते हैं, आप अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, एक बार क्या हुआ कि कुछ दोस्त थे और कुछ दोस्तों ने कहा कि भाई मूवी देखने जाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि हाफ डे से, ठीक है, जो रेसेस का टाइम होता है वहीं से स्कूल से छुट्टी ली अलग अलग तरीके से, और वहां से छुट्टी के हाफ डे से ही वहां पे सिनेमा घर पहुंच गए और वहां पर मूवी देख रहे हैं, और घर शाम को 4 बजे स्कूल के टाइम ओवर टाइम पे हम पहुंच रहे हैं। तो ये क्या गलत संगत है। तो इस संगत को आप किस तरीके से जांचोगे, केस स्टडी से, या प्रश्नावली विधि से, या सर्वेक्षण विधि से, या प्रयोगात्मक विधि से। यदि हम इस तरीके से किसी बच्चे की कोई गतिविधि को जानना चाहते हैं या उसके रीजन जानना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं यहां पर, तो उसके जानने के लिए हम लोग यहां पर कई सारी गतिविधि अपनाते हैं, जिसमें कि केस स्टडीज में पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा, केस स्टडी हमारा करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है, यदि अभी तक हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे, अब टीचर की भी तो बात की गई, किसकी बात की जाएगी, टीचर की बात की जाएगी। टीचर का जो हेल्दी माइंड होगा, ठीक है, हेल्दी माइंड, तो क्या नीडेड होना चाहिए, क्या आवश्यक है उसके लिए, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज यहां पर मेन रहती है। सामाजिक सम्मान की प्राप्ति, यदि एक अध्यापक को क्या होता है, समाज में सम्मान सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है। क्या होते हैं, समाज में सम्मान, यदि सम्मान नहीं है तो उसके लिए कुछ नहीं है। दूसरा, विद्यालय की जनतंत्रीय वातावरण, मतलब यहाँ पर विद्यालय में क्या हो, उस अध्यापक को अपनी बात रखने का, अपने पढ़ाने का तरीके आजाद हो। भाई कुछ टीचर क्या होते हैं, खुले में पढ़ाना चाहते हैं, कुछ टीचर अपने अलग अलग तरीके से मॉड्यूल बना के लाना चाहते हैं, कुछ टीचर क्या होते हैं बच्चों को आइडियल तरीके से पढ़ाना चाहते हैं, तो वहां पर बच्चों के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। पद की सुरक्षा, अब यहाँ पर वो जब पढ़ाए तो उसे डर ना हो कि भाई मेरी जॉब चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी, उसे आज़ादी से पढ़ाने की पूरी आज़ादी मिले, तो वो अपना उसका क्या हेल्दी माइंड रहेगा, तो बच्चों को भी अच्छे तरीके से पढ़ाएगा, अच्छे ज्ञान देगा, नॉलेज देगा। पर्याप्त शिक्षण सामग्री, यदि एक टीचर के पास या वहाँ पे पढ़ाने की सारी क्या फैसिलिटी है, प्रॉपर चीजें हैं, क्या है वहाँ पर पर्याप्त शिक्षण सामान है ना, जिनसे वो पढ़ सके, अपने कुछ अच्छा बच्चों को दे सके, तो यदि वो सारी चीजें हैं तो उन्हीं से क्या कर पाएगा, वो आसानी से सरलता से अपने आप को बैलेंस कर पाएगा। तो इस तरीके से सारे हो गए, फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी और फोर्थ भी, इस तरीके से सारे आपके करेक्ट आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, बालक का कुसमायोजन से तात्पर्य। बालक का यहाँ पर कुसमायोजन कहते हैं, देखिए एडजस्टमेंट नहीं कर पाता जब बच्चा, तो उसे हम लोग किस तरीके से यहाँ पर जज करते हैं, एडजस्टमेंट नहीं कर पाता तो क्या है, साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देता है, बिल्कुल बात सही है। पर्यावरण से संतुलन स्थापित नहीं कर पाता, बिल्कुल बात सही है। संतुष्ट व सुखी नहीं रहना, बिल्कुल बात सही है। मतलब यदि छोटी सी प्रॉब्लम आई, छोटी सी एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आए, तो उसे देखकर वो घबरा जाता है, वो कर नहीं पाता, मैं कैसे करूंगा, किस तरीके से करूंगा, जैसे छोटे बच्चों में अक्सर होता है।
पर्यावरण के साथ अभी सर्दी हुई गर्मी हुई तो वो तो तुरंत कहेगा भी मुझे गर्मी लग रही, मुझे सर्दी लग रही, तो इससे क्या होते हैं मानसिक संतुलन बिगड़ा होता है उनका, तो वो संभाल नहीं पाते अपने आप को। संतुष्ट व सुखी न रहना मतलब हर समय क्या होता है भाई मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे पास गाड़ी नहीं, मेरे पास बंगला नहीं, या मेरे पास वो बाइक नहीं। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट होते हैं उनमें कुसमायोजन की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस तरीके से आपके हो जाएंगे उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। किशोरों में तनाव का प्रमुख कारण है। किशोरों में तनाव का कारण क्या है, तनाव क्यों उत्पन्न होता है उनमें? तो सभी के लिए अवसर की समानता हो, पीढ़ी का अंतर, पर्यावरण से अनुकूलन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप यहाँ पे तनाव का कारण बताएंगे, तनाव का कारण क्या होता है, क्यों बच्चों में तनाव की स्थिति को देखना मिलता है। तो यदि बात करें इसमें सभी के लिए अवसर की समानता है तो बात सही है, तो गलत नहीं है, और ये कारण पूछ रहे हैं। पीढ़ियों का अंतर, ये भी ठीक है, पीढ़ियों का अंतर होगा, पर्यावरण से अनुकूलन। तो यदि बात करें उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये आपका हो जाएगा 4, तनाव के कोई भी कारण नहीं है। बात करते निम्न में से कौन सी मनोसंरचनाएं कुंठा व अंतर्द्वंद कम करती है? कौन सी मनोसंरचनाएं कुंठा अंतर्द्वंद को कम करती है? दमन, समन, प्रतिगमन, या उपरोक्त सभी। यदि हम बात करें यहाँ पर मनोसंरचना यानी कि कुंठा को कम करने का जो कार्य करते हैं, दमन भी होता है, समन भी होता है, और प्रतिगमन और उपरोक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा 4। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया? संवेगात्मक बुद्धि पर सर्वाधिक किसने किया? इमोशनल इंटेलिजेंस पर, ईक्यू पर। यहाँ पर सबसे अधिक ईक्यू के रूप में कौन जाने जाते हैं? हार्वर्ड गार्डनर, डैनियल, या जॉन डी मेयर, पीटर सैलवे, या उपरोक्त सभी। यहाँ बात कर रहे हैं निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक संवेगात्मक बुद्धि पर कार्य किया। मतलब यहाँ पर यदि संवेगात्मक बुद्धि की बात करें तो हार्वर्ड गार्डनर ने भी काम किया, डैनियल गोलमैन ने भी काम किया, जॉन डी मेयर और पीटर सैलवे भी, और उपरोक्त सभी। मतलब यहाँ पर सारे लोग अच्छे अच्छे कार्य करके आए हैं। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य क्या होता है? संवेगात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं हम लोग? यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? तो यहाँ पर संवेगों की पहचान की क्षमता, संवेगों की समझने की क्षमता, संवेगों पर नियंत्रण रखना, उपरोक्त सभी। बिल्कुल बात सही है। यदि पहचान की जाए क्या कौन कौन से संवेग हैं, उनको कैसे समझा जाए, उन पर कैसे नियंत्रण किया जाए, उपरोक्त सभी आपका हो जाएगा इस तरीके से करेक्ट आंसर 4। 13 संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों? पुस्तक के लेखक है। बुद्धि लब्धि या बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण है, ये किसने कहा और किसकी पुस्तक है? पीटर सैलवे, जॉन मेयर, डैनियल गोलमैन, या नैन्सी गिब्स। तो ये आप पुस्तक का नाम बताना है कि ये किसके द्वारा लिखी गई है। यदि बात करें हम ये डैनियल गोलमैन के द्वारा, क्या लिखा उन्होंने, कौन सी पुस्तक लिखी उन्होंने? कि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? तो ये पुस्तक लिखी डैनियल गोलमैन ने। 14 संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों का अभ्यास करना चाहिए। यदि संवेगों पर नियंत्रण कैसे पाए जाए, यानी कि जो उनके इमोशंस होते हैं उन पे वो कंट्रोल कैसे करे, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आत्मचेतना का अनुभव, आत्म प्रेरणा का, या आत्म नियंत्रण का, या आत्मानुभूति। उन्हें बच्चों को क्या कराया जाना चाहिए ताकि वो क्या कर सके? अपने यहाँ पर संवेगों पर नियंत्रण कर सके। तो उन्हें आत्मानुभूति कराई जानी चाहिए। क्या? 4 हो जाएगा इसका करेक्ट। 15 शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है। यानी कि वो प्रतिमान कौन सा है जिसका उपयोग यहाँ पर भाषा और व्याकरण में सर्वाधिक किया जाता है? तो आगमन प्रतिमान, संप्राप्ति प्रतिमान, परीक्षा परिशिक्षण प्रतिमान, या विकासात्मक प्रतिमान। तो यहाँ पर हम बताएंगे कौन सा है। यहाँ पर यदि आंसर की बात करें तो संप्राप्ति प्रतिमान इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। क्वेश्चन 16 बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त है। यदि बालक को कैसे यहाँ पर प्रेरित कर सके वो एवरीडे क्लास में आए, तो उसे डांट कर, आलोचना करके, जुर्माना लगा के, प्रोत्साहन करके। डांटोगे तो बच्चा डरेगा, नहीं आएगा। आलोचना करोगे तो और उसे गुस्सा आएगा, जुर्माना लगाओगे तो पेरेंट्स भड़क जाएंगे, प्रोत्साहन दोगे तो वो अपने आप भी खुश रहेगा, उसकी फैमिली भी खुश रहेगी। तो आप इसे प्रोत्साहन करके बुला सकते हो। एक अध्यापक श्रव्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को क्या करा सकता है? मतलब श्रव्य शिक्षण सामग्री है तो उसे क्या कर सकते हो? सरल बनाता है,
रोचक बनाते हैं, प्रासंगिक बनाते हैं या मनोरंजक बनाते हैं। यदि एक अध्यापक होते हैं, अध्यापक अपनी जो शिक्षण सामग्री है उससे क्या करते हैं, अध्यापन को क्या करते हैं, अध्यापन को वो अध्यापक क्या करते हैं, अध्यापक के द्वारा रोचक बनाया जाता है। रोचक बनाने से क्या होता है, बच्चों में इंटरेस्ट बनते हैं और रुचि बनती है, ताकि और वो बार बार उस चीज को टीचर से पूछते हैं। निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर का, हार्डवेयर का बताना है कि हार्डवेयर मतलब यहाँ पर दो क्वेश्चन आते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है। तो यहाँ पर यदि बात करें तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर वो चीजें जिन्हें हम लोग यहाँ पर छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, केवल देख सकते हैं। हार्डवेयर वे जिन्हें हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उन्हें हम लोग हार्डवेयर के रूप में जानते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस और यहाँ पर जैसे MS वर्ड, पेंट। तो ये सारी चीजें हमारी सॉफ्टवेयर में आती है और ये हार्डवेयर में कीबोर्ड और माउस आते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है हार्डवेयर का समूह बताना है, CPU, MS वर्ड। तो MS वर्ड है तो इसमें ये नहीं होगा। स्कैनर, मॉनिटर, माउस, प्रोसेसर, तो यहाँ पर ये हार्डवेयर का हो जाएगा, बिल्कुल बात सही। MS एक्सेल, स्कैनर, कीबोर्ड, तो MS एक्सेल क्या है, सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप भी सॉफ्टवेयर है। प्रिंटर, माउस, ये तो हार्डवेयर है ही, लेकिन इसमें सेकंड आपका सारे, क्योंकि स्कैनर, मॉनिटर, माउस, प्रोसेसर ये सब क्या है, हार्डवेयर है। 19 सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट क्या है ये, कब ये शुरू किया गया, 1 अगस्त 1975 को, 9 नवंबर 1980 को, 20 जून 1975 को या 17 अगस्त 1990 को। तो ये कब शुरू किया गया प्रोग्राम, क्वेश्चन 19 में आप यहाँ पर बता रहे हैं। क्या होगा आपका, 1 अगस्त 1975 को सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया। साइट की शुरुआत की गई यहाँ पर, और साइट की शुरुआत कब की गई, 1 अगस्त 1975 को इसकी शुरुआत की गई। क्वेश्चन 20 ICT सह शिक्षण विधा प्रयुक्त करने पर, ICT सह शिक्षण विधा प्रयुक्त करने पर अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, अध्यापक पर कार्यभार अधिक हो जाएगा, अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में रहेगी, अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी। यदि ICT का प्रयोग किया जा रहा है तो अध्यापक की भूमिका क्या होगी, आवश्यकता, बिल्कुल बात गलत है, आवश्यकता तो रहेगी। अध्यापक का कार्यभार अधिक हो, बल्कि काम कम हो जाएगा। तो अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में, बिल्कुल बात सही है। मतलब वो एक राह दिखाएगा कौन सा कब कहाँ कैसे चलाना है। जैसे कंप्यूटर आप कभी लैब में सीखने का होगा कंप्यूटर, जब आप छोटे से थे हो या फिर आपने अपने बड़ों से सीखा होगा, तो वहां पर वो बताते हैं आपको कि कंप्यूटर कैसे चलाना है, किस तरीके की चीज को वर्क करना है, कौन कौन सी चीज कहाँ पे कौन सा फंक्शन करती है। तो ये क्या होता है, एक राह दिखाने वाले गाइडर के रूप में कार्य करती है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है। इस तरीके से आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। 21 प्रशिक्षणार्थी हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य, यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए साइकोलॉजी का क्या वैल्यू है। प्रशिक्षणार्थी जो होते हैं, कक्षा शिक्षण की युक्ति सिखाना, शिक्षण के विभिन्न पक्षों को अंतर्दृष्टि पैदा करना, छात्रों की समस्याओं, व्यवहार और आवश्यकता के प्रति अंतर्सूझ विकसित करना, यह शिक्षण प्रक्रिया के मूल्यांकन के अनुसंधान डिजाइन तैयार करना। तो यहाँ पर यदि आपको देख रहे हैं क्वेश्चन और समझ पा रहे हैं तो आप इसका जवाब दीजिए। देखिए यहाँ पर कक्षा शिक्षण की युक्ति सिखाना बात ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पर आधारभूत कार्य नहीं है। शिक्षण के विभिन्न पक्षों का अंतर्दृष्टि पैदा करना, ये बात सही है, लेकिन मेन काम नहीं है, इसका मुख्य काम बेस कार्य करना है। छात्रों की समस्याओं को, व्यवहार को, आवश्यकता के अंतर, बिल्कुल बात सही है, यानी कि उनकी समस्या को हल करना, व्यवहार के और आवश्यकता के अनुसार उनमें जो इनसाइट थ्योरी है या इनसाइट लर्निंग है, इनसाइट उनको विकसित करना इनका मेन कार्य है। 22 संबंधवाद, साहचर्यवाद के सिद्धांत में कौन सा बंध संबंधित है, यहाँ पर बताने आपको। स्थिति है प्रत्युत्तर, उद्दीपन व प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर व प्रतिक्रिया, उद्दीपन व प्रतिक्रिया। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा इसमें यहाँ पर होता है। मतलब संबंधवाद या साहचर्यवाद दोनों चीजें कैसे होती है, जैसे उद्दीपन होते हैं उसके तुरंत उद्दीपन को देख के क्या होते हैं, वहां पर प्रतिक्रिया होती है, प्रत्युत्तर मिलता है हमें। तो इसके सेकंड आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 23 इंटरनेट क्या कहलाता है। इंटरनेट के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर इंटरनेट को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर इंटरनेट क्या होता है, एक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, प्रोटोकॉल है। भाई देखो इंटरनेट कोई हार्डवेयर तो है नहीं, सॉफ्टवेयर भी नहीं है, प्रोग्राम भी नहीं है, तो ये एक प्रोटोकॉल है। इंटरनेट क्या है, एक प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल है। क्या है, एक प्रोटोकॉल, नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग है ये।
प्रोटोकॉल नेटवर्किंग के रूप में कार्य करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा एवं गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है। जो एक निष्ठावान होते हैं, मतलब जो एक अध्यापक होते हैं, जैसे कि आप अच्छे अध्यापक हैं, ठीक है, आने वाले समय में आप अच्छे अध्यापक बनोगे, तो यहाँ पर अधिगम की मात्रा गुण का निर्धारण अधिक सीमा तक होते हैं जब कक्षा अनुशासन द्वारा, विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा, छात्र की अंतःक्रिया द्वारा या पुनर्बलन द्वारा। तो यहाँ पर इसमें बेस्ट वन बताना, देखिए बेस्ट तो सभी है लेकिन इसमें बेस्ट वन बताना है कौन सा है। यदि हम बात करें यहाँ पर विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा और छात्र के अंतःक्रिया द्वारा, यहाँ पर ये बेस्ट माना जाएगा, ये इसमें करेक्ट हो जाएगा 1। 24 कंप्यूटर आधारित अनुदेशन हेतु कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर कथन गलत बताना है, गलत कौन सा है, रॉन्ग वन बताना है आपको कंप्यूटर इंस्ट्रक्शनल के रूप में। यह कंप्यूटर साक्षर अधिगम के लिए उपयोगी है। अधिगमकर्ता की अपनी गति से सीखता है। अधिगमकर्ता को तत्कालीन पृष्ठपोषण मिलता है। अधिगमकर्ता की सक्रिय भागीदारी रहता है। यदि हम बात करें, देखिए अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी बात सही है, लेकिन यहां पर गलत की बात करते हैं, यहां पर गलत की बात करते हैं। गलत कौन सा होगा, यहां पर रॉन्ग वन। यह कंप्यूटर साक्षर अधिगम के लिए उपयोगी, कंप्यूटर साक्षर के लिए नहीं, ये तो बात गलत है, ये बात गलत है। अपनी गति से सीखता है, ये बात ठीक है। अधिगमकर्ता को तत्कालीन पृष्ठपोषण मिलता है, ये बात ठीक है। अधिगमकर्ता सक्रिय भागीदारी, तो यहाँ पर फर्स्ट गलत हो जाएगा, इस तरीके से आपका ये करेक्ट हो जाएगा। 26 मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया, मनोविश्लेषण सिद्धांत की बात करते हैं तो यहाँ पर किस पर सर्वाधिक बल देते हैं, सचेतना पर, अर्धचेतना पर, अचेतन पर या बहुचेतना पर। तो यहाँ पर आप बताएंगे मुझे कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो यदि बात करें अचेतन पर, इसमें आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है। अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है वो आपको बताना है। संलग्नता, प्रतिपादन, अभ्यास, पुनर्बलन। तो यहाँ पर इसमें से आपको बताना है, सही कोड फाइंड करके आपको मैच करना है। केवल ए, केवल बी और डी और केवल ए और सी। यदि हम बात करें अधिगम के आधारभूत शर्त नहीं है, शर्त नहीं है, तो यहाँ पर प्रतिपादन की बात करते हैं तो प्रतिपादन नहीं है, तो इसका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सम्मिलित नहीं है, मतलब यहाँ पर किशोरावस्था से संबंधित नहीं है, तो किशोरावस्था से बात करते हैं, किशोरावस्था से नहीं है रिलेटेड। अध्ययन के प्रति गंभीर न होना, तर्कपूर्ण विचारों पर तार्किक क्षमता का अधिक सहज बनाना, एकाग्रता, स्मृति विस्तार का अधिक सक्रिय अधुना, पढ़ने में रुचि। यदि हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या होगा, गंभीर न होना। बच्चा गंभीर होता है, ये कह रहा है नहीं होता। क्या होता है, किशोर अवस्था में बच्चे क्या होते हैं, अपने पढ़ाई के प्रति यहाँ पर कहीं अधिक बल रखते हैं और कहीं अधिक उनके प्रति क्या होते हैं, गंभीर होते हैं। तो इसमें आपका ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा, दूसरा यहाँ पे प्रिय विद्यार्थियों, यदि अभी आप परिवार के सदस्य नहीं बने तो परिवार के सदस्य बन जाइए। यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। दूसरा, ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पर बेल आइकन दबाइएगा जरूर, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर आने वाली वीडियोस को पता चल सके। किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है। संगी साथियों के साथ रखा जाए, व्यावसायिक चिकित्सा दी जाए, बाल कारागार में भेजा जाए, उपरोक्त सभी। देखिए, संगी साथियों के साथ भी रखा जाए, बिल्कुल बात सही है। व्यावसायिक चिकित्सा दी जाए, बिल्कुल बात सही है। बाल कारागार में भेजा जाए, बिल्कुल बात सही है। उपरोक्त सभी, तो सारी चीज किया जा सकते हैं, सारे तरीके से ही क्या बच्चों के जो गलत विधि है उनको ठीक किया जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज की सीरीज का। पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है, मतलब जो उसे कुछ नहीं पता होता, सही गलत के बारे में वो बच्चा नहीं जानता, तो वो यदि कोई वस्तु दिखाई न दे रही हो तो फिर भी वह अस्तित्व में मानता है, मतलब उसे क्या मान लेता है, रियल मान लेता है। तो वो कौन सी स्थिति है, संवेदी गामक अवस्था, प्राक संक्रिय अवस्था या औपचारिक संक्रिय अवस्था, मूर्छ प्रयोगों का काल। तो यदि इसका आंसर की बात करें तो फर्स्ट हो जाएगी संवेदी गामक अवस्था। ऐसी अवस्था होती है जहां पर बच्चे क्या होते हैं, अपने सामने जो वस्तुएं होती है, चीजें होती है, उनके ना होने पर भी उन्हें क्या मान लेते हैं, रियल में मान लेते हैं कि हाँ हमारे पास में है। तो इसकी क्या होगा, संवेदी गामक अवस्था। तो यहां पर इसको हम लोग इस रूप में जानते या मानते हैं, ठीक है।
आज का ये टॉपिक कैसा रहा और आपको क्या पसंद आया, कौन सा क्वेश्चन आपको आते थे, कितने क्वेश्चन नहीं आते थे वो आपने यहाँ पर देखा। तो यदि आपको यहाँ पर सभी का आंसर पता है तो आप यहाँ पर अपने कमेंट सेक्शन में बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन कौन सा और रॉन्ग हुआ। और जिस क्वेश्चन को आप सही नहीं कर पाए उस क्वेश्चन को दोबारा से चेक करिए, दोबारा से उसे रिपीट करिए, ताकि आपको आने वाली जितनी भी एग्जाम है उनमें आप अच्छा कर सको। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।